स्टार्ट करते हैं सेशन। लेट मी गो टू यूट्यूब लाइव। ओके, सबको सुनाई दिखाई दे रहा है? एवरीबडी गुड मॉर्निंग, प्लीज बताइए हाँ ना। गुड मॉर्निंग लिखिए। तराजू देख लेना ना। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। क्या? हाँ सब सब रेडी, सबको सुनाई दिखाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 11 नवंबर है आज। कोरिलेशन, रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों का रिवीजन करेंगे। ट्वेल्थ नवंबर कल हो सकता है कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी का रिवीजन एक और क्लास लगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। और 13 नवंबर फ्राइडे को कंप्लीट कर देंगे आपका सेशन। मैथ्स, स्टैट्स ओवर, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, स्टैटिस्टिक्स ओवर, सीएमए। होपफुली ये कोर्स एकदम क्लियर हो और दिवाली विशेष आप लोग के लिए है कि ये कंप्लीट हो जाएगा 13 नवंबर को। दिवाली के बाद 14 नवंबर के बाद वी विल हैव अ टेस्ट सीरीज फॉर सीएमए। ठीक है, सीएमए आपके लिए एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज रहेगा जहां हम लोग आपका पेपर पैटर्न के हिसाब से एग्जाम लेंगे एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। ठीक है, ऑफ 50%। ठीक है, चलिए तो नेगेटिव मार्किंग है
50% कम। 100 नंबर का मैं टेस्ट लूंगा दिवाली के बाद, अराउंड 20th के पास, शायद उस दिन छठ पूजा है तो उसके थोड़ा दिन बाद 22 तारीख को ले लूंगा, 22 नवंबर CMA का टेस्ट ले लूंगा। अकाउंट्स का कब है देख लेते हैं। हिबा बोल रही है प्रैक्टिस सेशन 2 का मॉक टेस्ट का डिस्कशन। हिबा एक काम करते हैं, अगर आपका कोई डाउट है मॉक टेस्ट का सेशन से, तो वो अपने इस 2 चैप्टर का रिवीजन के बाद जब 3rd वाले का करेंगे ना प्रैक्टिस, तब साथ में डिस्कस कर लेंगे पूरा, ठीक है हिबा, दैट इज ओके। साथ में डिस्कशन कर लेंगे जब प्रोबेबिलिटी और कोरिलेशन का करेंगे। तो गाइज गेट रेडी फॉर टेस्ट सीरीज। अकाउंट्स का आपका जब होगा उससे पहले मैं अनाउंस कर दूंगा आपका मैथ्स का भी उस समय, तो डोंट वरी। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ 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 आपका और बोला है क्या मम्मी? ठीक है, ट्रेन की फ्लाइट, ठीक है, हम क्लास खत्म करते ही आपको फोन करते हैं। ठीक है, हम फोन करते हैं। चलो तो अब रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन कराऊं पहले कि पहले प्रोबेबिलिटी करेंगे? बताइए, वो कर लेंगे। दोनों चैप्टर है अपने पास, प्रोबेबिलिटी भी है, कोरिलेशन रिग्रेशन भी है। कौन सा चैप्टर के साथ शुरुआत किया जाए? दोनों ही करवाना है वैसे। स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, डिस्पर्जन हो गया, स्क्यूनेस हो गया। ये सब चैप्टर CMA के सिलेबस में है और वो मैंने कवर करवा दिया। अब 2 चैप्टर बच गया, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी। मेजॉरिटी देख लेते हैं क्या आता है। लिपि कोरिलेशन, श्वेता कोरिलेशन, सार्थक प्रोबेबिलिटी, हिबा कोरिलेशन, नीरजा कोरिलेशन। सब कोरिलेशन के तरफ ज्यादा टेंड कर रहे हैं। सब कुछ 6 करके है। हाँ अविनाश सर, सब कुछ 6 करके, 6 करके है, फर्क नहीं पड़ता क्या है। हाउ मच इट इज? अराउंड 50। तुम्हें यहाँ 50 होगा, वहां 50 होगा, वहां है ही नहीं कुछ, यही था सर। ओके, तो कोरिलेशन रिग्रेशन के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट रिक्वायर्स अ रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले एक क्विक रिवीजन आपका कोरिलेशन का, और उसके बाद उनके सवाल जवाब करेंगे, ठीक है? ओके ओके, तो मेजॉरिटी कोरिलेशन बोल रहा है तो कोरिलेशन ही करते हैं। चलो आओ। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोरिलेशन? भैया कोरिलेशन का मतलब होता है कोई भी 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के बीच का रिलेशन। 2 या 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा का रिलेशन डायग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 वेरिएबल और मोर का
अपने डायग्राम वाइज कोरिलेशन बताना बहुत मुश्किल है और वैल्यू कैलकुलेट करना भी डिफिकल्ट है, तो अपने सिलेबस के प्रीव्यू के बाहर रखा गया। अपने सिलेबस में सिर्फ 2 वेरिएबल रिलेशन है जिसको फिर कोरिलेशन के नाम से जाना गया। बाय द वे मैंने बार बार बोला, कोरिलेशन इज नॉट ओनली 2 के बीच का रिलेशन, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के बीच का रिलेशन, बट कंटेक्स्ट खाली 2 के बीच के में पढ़ेंगे। जैसे हाइट और वेट जनरली देखा गया, अगेन मेरा वर्ड क्या आया बीच में, जनरली देखा गया है कि हाइट जिनका ज्यादा होता है उनका वेट भी ज्यादा होता है, जिनका हाइट ज्यादा होता है उनका वेट भी ज्यादा होता है। तो हाइट एक्स एक्सिस पे आया और वेट वाई एक्सिस पे आया कि हाइट बढ़ने से वेट भी बढ़ता है जनरली। इधर हाइट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बुलाते हैं और वेट को डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वेट हाइट पे निर्भर कर रहा है। वेट ज्यादा होने से हाइट ज्यादा हो इसका आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते जनरली, बट जनरल एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि वेट ज्यादा है, इसका रीजन हाइट हो सकता है। ठीक है, तो weight is called dependent variable and height is called independent variable. This is a very very important thing. दूसरा इंपॉर्टेंट बात अपने कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स। अगर अपने कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना प्रॉफिट ज्यादा होने का चांस होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बढ़ने का चांस होता है। इफ आई इन्वेस्ट मोर मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इन्वेस्टमेंट हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोरिलेशन कोई 2 वेरिएबल या 2 से ज्यादा वेरिएबल के बीच का रिलेशन है, बट अपने सिलेबस में 2 वेरिएबल तक का है। अगर इस डेटा को डायग्राम से बोल दे तो उसको स्कैटर डायग्राम बुलाते हैं, और अगर उसको अपने कोई टेब्यूलर फॉर्मेट में लिखे तो उसको बाईवेरिएंट डेटा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बाईवेरिएंट डेटा। एक बाईवेरिएंट डेटा ड्रॉ करने के बाद वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट कोरिलेशन। जैसे मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स हो गया फलाना फलाना। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। जैसा पहला पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन। पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन, भैया मतलब क्या होता है पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन का? एकदम सिंपल मीनिंग, एकदम तरीके से अगर समझना चाहते हो तो वर्ड्स पे गौर करना। जब 2 वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जब 2 वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मतलब अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज कर रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा। जनरली लोग डिक्रीज वाला पॉइंट भूल जाते हैं, पॉजिटिव वर्ड सोचते ही लगता है बढ़ रहा है ना। दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब दोनों बढ़ रहा है या दोनों गिर रहा है। एक चीज नोटिस कीजिए, मैंने इसको इतना से बढ़ाया और इसको ज्यादा से बढ़ाया। क्या ऐसा हो सकता है ये इतना से बढ़ा और ये इतना से ही बढ़ा, या फिर ये इतना से बढ़ा और ये बराबर से बढ़ा? अब ये जो पैटर्न है ये डायग्राम से, स्कैटर डायग्राम से या सिर्फ कोरिलेशन जान के नहीं हो पा रहा था, इसके लिए इनका कैलकुलेशन करना दरकार पड़ा। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बोलने से काम नहीं हुआ। पॉजिटिव तो दिख ही रहा है कि वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, बट कितना से बढ़ रहा है, कम से, बेसी से, बराबर से, उसके लिए वी नीड अ कोरिलेशन का वैल्यू जो डायग्राम से स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा था। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कई मेथड्स आए, जैसे कि कार्ल पियर्सन जी ने अपने को मेथड दिया कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। उसके बाद अपने को स्पीयरमैन जी ने कैलकुलेशन दिया रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। फिर आया अपना कॉन्करेंट डेविएशन का तरीका। तो देयर आर वेरियस तरीका जिससे अपने कैलकुलेट भी कर सकते हैं कोई 2 चीज के बीच का वैल्यू कितना है कोरिलेशन का। बट पहले डायग्राम से समझते हैं। पहले बोलो आपको पॉजिटिव वर्ड का मतलब समझ में आया एवरीबॉडी? दूसरा नेगेटिव और इनवर्स, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट बोल लो, इनवर्स रिलेशन हो गया कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है।
और अगर एक गिर रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, यानी दे मूव इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, दे मूव इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब अगर सिंपल कोरिलेशन बोले तो दो के बीच का, मल्टीपल बोले तो दो से ज्यादा के बीच का। ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन का मतलब हो गया एक वेरिएबल को कांस्टेंट पकड़ के दूसरा पे चेंज करना, और टोटल कोरिलेशन मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज करना। लीनियर नॉन लीनियर एकदम सिंपल। लीनियर मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन में करे, स्ट्रेट लाइन मतलब भैया बराबर से बढ़ रहा है या बराबर से गिर रहा है, या बराबर से बढ़ रहा है तो बराबर से गिर रहा है। मतलब पॉजिटिव लीनियर रिलेशन का मतलब हो गया एक स्ट्रेट लाइन में या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इक्वल है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इक्वल है। ठीक है, नॉन लीनियर मतलब थोड़ा कर्वी लीनियर हो सकता है, जैसे ऐसा कर्वी लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, डॉट 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 लीनियर नहीं है, कर्वी लीनियर रिलेशन है। ठीक है भैया, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कार्ल पियर्सी जी ने अपने को वैल्यू बताया, और उसका पहले वैल्यू समझ लेते हैं क्या होता है। एवरीबडी पहले डायग्राम से समझते हैं कैसे कैसा डायग्राम बनता है। देयर आर बेसिकली 6 टाइप ऑफ डायग्राम विच आई कैन ड्रॉ। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। पहले मैं ये वाला डायग्राम बना रहा हूं, क्या फिर मैं बना रहा हूं, और फिर मैं बना रहा हूं धड़ाक। क्या ये तीनों पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहे, बढ़ रहे? एक एकदम सीधा यानी परफेक्ट रिलेशन दिखा रहा है भैया, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नाम से समझ में आ रहा होगा परफेक्ट क्यों बोला, एकदम एग्जैक्ट। बट ये सब परफेक्ट नहीं है, बट पॉजिटिव तो है। तो ये हुआ डायग्राम पहला 3। और अगेन अगर मैं ऐसा ही नेगेटिव के लिए बनाऊं तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं इस तरीके का कुछ डायग्राम आसपास है, सब बहुत दूर दूर है सब, और एकदम स्ट्रेट लाइन में है सब। तो ये भी क्या हुआ, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और ये हो गए नेगेटिव बट परफेक्ट नहीं। तो अब इन सब का डायग्राम से तो मीनिंग समझ में आ गया, बट इनको अगर वैल्यू वाइज कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहला मेथड आया कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये पूरा नाम है, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये रहा प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इन्होंने क्या फॉर्मूला डिराइव करके दिया, अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद करना। यहां आपके बुक में ऐसे फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, लिखा ही नहीं कहीं फॉर्मूला, सीधा यूज कर दिया उसको। कार्ल पियर्सन का मेथड फॉर्मूला का मैं आपको बताता हूं कैसे निकलता है, जिसको कोवेरियंस मेथड भी बुलाते हैं। इट इज वेरी सिंपल, डायरेक्ट रिलेशन है। आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट R इज इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन x एंड y डिवाइडेड बाई HD ऑफ x इंटू HD ऑफ y। पहले जब क्वेश्चन बड़े बड़े आते थे तो एक 6 नंबर का क्वेश्चन इससे फिक्स्ड था, बट अब जब बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे तो 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, बट 2-2 नंबर का छोटे छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा कैलकुलेट R, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा कैलकुलेट R। तो इसको अपने क्या बुलाते हैं बाबू लोग, वापस से बोलिएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, कोवेरियंस निकालने का तरीका भैया बता पाएंगे आप? कोवेरियंस इज नथिंग बट x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n, या फिर xy माइनस एक्स बार वाई बार और यहां डिवाइडेड बाई n।
भैया कैन कोवेरियंस भी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो? सुनना, वेरियंस कैन नेवर बी नेगेटिव। जैसा मैंने आपको बोला था एच डी का स्क्वायर होता है तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव रहेगा, या जीरो या पॉजिटिव। कोवेरियंस ऑन द अदर हैंड कहीं स्क्वायर नहीं हो रहा है, कोई दो डेविएशंस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है भैया? कोई भी एक डेविएशन नेगेटिव जीरो है या दोनों जीरो है, या फिर ये जीरो या ये जीरो, दोनों मिला के जीरो, हाँ वो वाला पार्ट जीरो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, या तो ये दोनों इंटू करके अगर जीरो आ रहा है, यानी समेशन ऑफ इन पूरे का वैल्यू जब जीरो आ रहा है तभी जीरो होगा। पॉजिटिव जब ये दोनों पॉजिटिव, मतलब अल्टीमेटली सब कुछ इंटू करके ऐड करके पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। नेगेटिव जब सब कुछ इंटू करके ऐड करके नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो कोवेरियंस कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। अगर कोवेरियंस नेगेटिव है, इसका भी तो मतलब है कि अपना आर नेगेटिव आएगा, यानी नेगेटिव रिलेशन शोकेस करेगा। अगर पॉजिटिव है तभी तो अपना आर पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाएगा। अगर जीरो है तो अपना आर जीरो आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो हो गया, डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो मतलब नहीं है, तो जीरो हो गया। तो अगर आर जीरो है देन वी से देयर इज नो कोरिलेशन, देयर इज नो कोरिलेशन एज पर कार्ल पियर्सन। बट आर जीरो आने से कोरिलेशन हो ही ना ये जरूरी नहीं है। देयर कैन बी सम कोरिलेशन, बट वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कार्ल पियर्सन लीनियर कोरिलेशन को ही स्टैब्लिश कर पाता है। कर्वी लीनियर रिलेशनशिप आते ही इसका महत्व थोड़ा कम होने लगता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये आपका एक्स वाई है और इस तरीके का ग्राफ है, यानी कि मैं आपको अगर सिंपली बोलूं तो एक्स है -1, -2, 0, 1 और 2, और y हो गया सपोज 1, 4, 0, 1, 4, यानी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देयर इज अ रिलेशन, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए y x का स्क्वायर है सारा, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ही बनेगा जैसा मैंने आपको बना के दिया है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बट इसका अगर इसका मैं कोवेरियंस निकालू ना फॉर्मूला में पुट करके, तो वो जीरो आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट आर भी जीरो होगा। तो एज पर कार्ल पियर्सन तो ये जीरो हो गया, बट इसमें कुछ रिलेशन है जो डायग्राम से दिख रहा है। इस तरीके के रिलेशन को भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके के रिलेशन को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका था जो मैंने आपको बोला, ठीक है। नेक्स्ट बात मैंने क्या कहा, कोवेरियंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। बट क्या एच डी दोनों कभी भी नेगेटिव हो सकता है ना? तो वो दोनों तो पॉजिटिव होगा। दूसरा बात, न्यूमरेटर कैन नेवर एक्सीड डिनोमिनेटर, क्योंकि ये दो इंडिविजुअल एच डी का इंटू है और ये कंबाइन एच डी है एक तरीके का, तो ये इससे कभी भी कम नहीं हो सकता, ज्यादा ही होगा। यानी आर हमेशा 1 के अंदर लाई करेगा एंड कॉरस्पॉन्डिंगली -1 से बड़ा होगा। तो आर लाइज बिटवीन -1 एंड 1 इंक्लूसिव ऑफ -1 एंड 1। 1 तब होगा जब कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट एच डी का इंटू। ये हो गया, इसका मतलब देयर इज अ परफेक्ट रिलेशन, जो कब होता है जब एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ है। और वैसे ही -1 कब होता है भैया, जब कोवेरियंस इज इक्वल्स टू एच डी इंटू एच डी बट नेगेटिव, मतलब आगे का साइन एक माइनस में आ गया। तो दोनों का इंटू करके अगर माइनस ड्रॉ करे तो वो परफेक्टली नेगेटिव रिलेशन देता है। तो अपने को फॉर्मूला समझ में आ गया। क्या फॉर्मूला है भैया आर का, बताइए वापस से। कोवेरियंस ऑफ एक्स बाई एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई। जिधर कोवेरियंस का फॉर्मूला बताया, कोवेरियंस क्या क्या वैल्यू ले सकता है, प्लस माइनस नेगेटिव। वेरियंस कभी नहीं ले सकता। कोवेरियंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वेरियंस सिर्फ पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, ठीक है। अब उस हिसाब से आर का वैल्यू आया,
और अपने लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट किए तो पता चला -1 और 1 के बीच में लाई करता है, इंक्लूसिव ऑफ -1 एंड 1। अगर डायग्राम को देख के मद्देनजर रखते हुए देखे तो ये सब वैल्यूज कब हो गए, व्हेन r इज ग्रेटर देन 0, और ये वैल्यूज कब हो गए, व्हेन r इज लेस देन 0, व्हेन r इज लेस देन 0। बट फिर भी और स्पेसिफिकली जाना हो तो ध्यान से सुनना, दिस इज r इज इक्वल्स टू 1, ये बहुत करीब करीब है, ये देखिए कितने पास पास है। तो इधर बोलते हैं कि ये r 0.5 से 1 के बीच में है और 0.5 इंक्लूडेड, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बुलाते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये थोड़ा दूर दूर है, यानी ये 0 से तो बड़ा है किंतु 0.5 या 0.5 से कम है, 0.5 से कम है। तो अगर 0.5 से कम है तो इसको बुलाते हैं वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आपका इंस्टीट्यूट देखो इसी चीज को नाम दिया, कैसा कैसा, ये देखो, ये अब पढ़ो आप, बोला एग्जैक्टली 1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव। अच्छा, इन्होंने 0.5 की जगह और स्टैब्लिश कर दिया, क्या, 7.5 से बड़ा 1 से छोटा तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, हाई, 0.5 से ज्यादा 0.75 से कम तो मॉडरेट, और 0 से ज्यादा 0.5 से कम तो लो। मैंने आपको लो के लिए बोला वीक और हाई और मॉडरेट के लिए बोला स्ट्रॉन्ग, बट इन्होंने हाई, मॉडरेट और लो में डिवाइड किया। और 0 है तो मतलब नो कोरिलेशन, और वहीं उल्टा अगर -1 और -0.75 के बीच में तो हाई, अगर -0.5 और 0.75 के बीच में माइनस तो मॉडरेट, 0 और -0.5 के बीच में है तो लो, और -1 है तो परफेक्ट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट जो आपको याद रखना है, आपके 1 नंबर का क्वेश्चन के लिए आ सकता है। तो ये था स्कैटर डायग्राम जो मैंने आपको सिखा दिया, और कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला भी। अब कार्ल पियर्सन के प्रॉपर्टीज में चलते हैं। लेट्स गो इनटू कार्ल पियर्सन का प्रॉपर्टी। द फॉलोइंग आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पहला बात जो मैंने आपको बोला कि -1 और 1 के बीच में लाई करता है, इंक्लूसिव ऑफ -1 एंड 1। इट इज द बेस्ट सुटेबल मेजर, क्योंकि ये सारे आइटम को कंसीडर करता है। एक और बात, इट इज अ यूनिट फ्री मेजर, यूनिट फ्री मेजर ऑब्वियसली, क्योंकि ऊपर भी जो आ रहा है नीचे भी वही आ रहा है, तो यूनिट फ्री मेजर है, कोएफिशिएंट है एक। ये डायरेक्शन एज वेल एज चेंज दोनों बताता है, क्योंकि वैल्यू भी बता रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन भी बताता है। ये वाला देखिए, देयर इज एन एक्सीडेंटल कोरिलेशन, इन दैट केस कोएफिशिएंट कोरिलेशन माइट लीड टू फ्लैशियस, या फिर आपको मैं बोलूं नॉनसेंस या स्प्यूरियस कोरिलेशन। मतलब फैलेशियस मतलब होता है आपका एक तरीके से गलत इंटरप्रिटेशन आ रहा है। जैसे मैं एकदम सिंपल एग्जांपल दूं कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है का रीजन कुछ और है, बट अपने को लग रहा है दूसरा वेरिएबल बढ़ने के कारण वो बढ़ रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैंने क्लास में भी दिया था आपको, एकदम सिंपल सा एग्जांपल चीटिंग के ऊपर, कि आज नवनीत मुंद्रा का मार्क्स मैथ्स में 100 में 100 आया। का रीजन क्या लगा कि नवनीत मुंद्रा मैथ्स में अच्छा होगा, पढ़ाई करके आया बढ़िया से, एकदम कोई दिक्कत नहीं। बट क्या बताऊं आपको, मेरे आगे बैठा था अविनाश संचेती, तो मैंने क्या किया, उसका पेपर पूरा चौथा मार लिया और उसको बोल दिया यार तेरा एक क्वेश्चन गलत है, इसको ठीक कर ले। उसको गलत करवा दिया, उसका 95 आया, मेरा 100 आया। तो अपने को क्या लग रहा है मेरा मार्क्स देख के कि यार नवनीत मुंद्रा तो जबरदस्त पढ़ के आया था, पॉजिटिव कोरिलेशन है इसका पढ़ाई करने और मार्क्स आने के बीच। बट असल में एक थर्ड वेरिएबल पीछे छुपा हुआ था अविनाश संचेती, जिसके कारण मेरा मार्क्स आया। मेरा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन था ही नहीं। तो देयर कैन बी सम इनडायरेक्ट रिलेशन और देयर कैन बी नो रिलेशन बिटवीन दी टू, बट ऐसा लगे कि रिलेशन है, उसको स्प्यूरियस या नॉनसेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। ध्यान रखिएगा, ना चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है ना चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस के ऊपर फर्क पड़ता है, मतलब साइन के ऊपर फर्क पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब भैया उसको कोरिलेशन को इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट नहीं होता, यूनिट फ्री मेजर है।
कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्क बोथ वे। अगर मैं आर एक्स ऑन वाई निकालूं या वाई ऑन एक्स निकालूं, दोनों बात सेम होता है, एक ही बात है, क्योंकि फॉर्मूला में आप कुछ भी कर लीजिए, ऊपर कोवेरिएंस एक्स वाई लिखिए या वाई एक्स लिखिए, नीचे एच डी एक्स एच डी वाई लिखिए या एच डी वाई एच डी एक्स लिखिए, बात सेम है, तो दोनों वे वर्क करता है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये देखिए नीचे, अगर मैं आपको बोलता हूं एक नया वेरिएबल है u इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी और एक v है ए वाई, सर ए नहीं, सी वाई प्लस डी, तो अगर x और y के बीच का मैं आपको r बता दूं कोरिलेशन 0.8 है और uv का पूछूं तो वो भी 0.8 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, बट एक बात से फर्क पड़ता है, उनके साइन से। किसके साइन से भैया? जो स्केल फैक्टर है उसके साइन से। स्केल फैक्टर क्या है आज? a और c है, तो a और c का स्केल फैक्टर अगर ध्यान दे, अगर a पॉजिटिव c भी पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव d c नेगेटिव तो ये 0.8 है, तो ये माइनस 0.8 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। किसका साइन चेंज हो जाएगा भैया? uv का। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो साइन चेंज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो साइन चेंज, अच्छा ये नेगेटिव तो वापस पॉजिटिव। क्योंकि भैया मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता, उस तरीके से सोच लो कि x और y पॉजिटिव रिलेशन यानी दोस्त है, x का दुश्मन है u, दुश्मन है मतलब नेगेटिव रिलेशन है, और y का भी दुश्मन है v, तो ये दोनों क्या हो गए? दोस्त हो गए ना, तो वापस पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर कोई भी एक साइन अलग है, मतलब a का साइन पॉजिटिव इसका साइन नेगेटिव, यानी इफ साइंस आर डिफरेंट ऑफ द स्केल वेक्टर, देन अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इफ द साइंस आर सेम, जो एक्स वाई का रिलेशन था वही यूवी का रिलेशन रहेगा। मतलब इफ एक्स वाई का रिलेशन नेगेटिव था 0.8 तो यूवी का भी रिलेशन नेगेटिव 0.8 होगा, इफ इन दोनों के बीच का जो स्केल फैक्टर था वो सेम साइन था, या प्लस या माइनस, दोनों सेम था। बट अगर डिफरेंट साइन था तो माइनस 0.8 की जगह प्लस 0.8 हो जाएगा। दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आपके किताब में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर 7 जो बोलता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। भैया रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? वो तो जब रिग्रेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, तो इसको होल्ड पे रखते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट निकालना और प्रोबेबल एरर बताना। ध्यान से सुनना, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड आर स्क्वायर। भैया व्हाट डू यू मीन बाय आर स्क्वायर? आर स्क्वायर का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन, और 1 माइनस आर स्क्वायर हो गया कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डेटर्मिनेशन। इसका मतलब हो गया एक्सप्लेन्ड पार्ट, एक्सप्लेन्ड वैल्यू, और इसका मतलब हो गया अनएक्सप्लेन्ड वैल्यू। मतलब भैया हो सकता है मेरा आर आया हो 0.6, बट कोई को भी मेरे को समझाना हो कि भैया ये r 0.6 का क्या मतलब होता है। भैया ये r 0.6 का क्या मतलब होता है, तो अगर मेरे को आपको ये बताना हो r 0.6 का क्या मतलब होता है, तो एक लेमैन को मैं इसको बोलता हूं r स्क्वायर करके, विच इज 0.36, मतलब 36% एक वेरिएबल एक दूसरे वेरिएबल पे निर्भर करता है। मतलब y इज डिपेंडेंट अपॉन x बाई 36% एंड रेस्ट 64% वो कोई और वेरिएबल पे निर्भर करता है। तो ये ज्यादा सही लगा बोलने में कि 0.6 ज्यादा सही लगा बोलने में? भैया ये वाला पार्ट ज्यादा सही लगा, एक लेमैन को भी समझ में आता है 36% का रिलेशन है, 64% का रिलेशन कोई और वेरिएबल के कारण है। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लेन्ड पार्ट यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और रिमेनिंग 64% 1 माइनस 36% को बोलते हैं नॉन डिटर्मिनेशन का कोएफिशिएंट यानी अनएक्सप्लेन्ड पार्ट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो अपने को और ध्यान रखना है, लिख लेंगे आप। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशन इज आर स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर। आर निकालना आता है तो आर स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर भी निकालना आता है। अब प्रोबेबल एरर क्या होता है भैया? अब क्या हुआ, ये सब निकालते के बीच में हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, सैंपल चेंज हो जाए या कैलकुलेशन चेंज हो जाए, तो उसके लिए वी कैलकुलेट प्रोबेबल एरर। अब देखो प्रोबेबल एरर का मतलब क्या होता है। प्रोबेबल एरर का मतलब हो गया कि देयर कैन बी सम पार्ट, सम डेविएशन इन आर ऑल्सो। मैंने आर निकाला 0.8, बट हो सकता है ये 0.8 नहीं 0.81 हो या 0.79 हो, यानी थोड़ा डेविएट करे अपने पॉइंट से। तो ये जितना से डेविएट करता है ना, उसको स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर बुलाते हैं। अगर सिंपल एरर निकालना हो, स्टैंडर्ड एरर, तो इट इज वेरी सिंपल। क्या? 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी वही कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन डिवाइडेड बाय रूट एन। एन का मतलब भैया जितना ऑब्जर्वेशन का पेयर्स है, मतलब अगर 10 तो है, मतलब एक्स वाई के बीच में जो रिलेशन दिया वो 10 तो है, तो वो हो गया अपना वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का। और अगर मैं इस वैल्यू को इनटू कर दूं 0.6745 से, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक वैल्यू होता है 95% पे, वो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। 90% पे एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट वो आपको प्रोबेबल एरर के ऊपर कैलकुलेशन होता है। आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखना है कि प्रोबेबल एरर इज इक्वल्स टू 0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब देखिए whether r is significant or not, ये मेथड काम आता है whether r is significant or not. If r is more than probable error, then there is correlation and it is significant, तब वो significant है। But if r is significant तब है, sorry, then there is correlation, और significant तब होता है when r is more than 6 times of probable error। सिग्निफिकेंट होने के लिए आर इज मोर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, यानी एरर्स का 6 गुना अगर आ रहा है तो अपने बोलते हैं यार ठीक है सिग्निफिकेंट आंसर निकाले हैं, इतना ज्यादा एरर नहीं है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि प्रोबेबल एरर आर का 1/6 से बहुत कम है, तो मतलब एरर्स का चांस बहुत कम है। अब लिमिट्स वही, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोबेबल एरर का लिमिट्स के कारण अपने वही मैंने बोला ना कि ये वैल्यू या तो 0.79 या 0.81 के बीच में लाई करता है, तो वो वैल्यू कैसे निकलता है? आर माइनस पीई करके और आर प्लस पीई करके। यहां कुछ वैल्यू लिखा है, अगर आर पीई से ही कम है तो मतलब आपका बहुत ही गंदा कैलकुलेशन आया, द कोरिलेशन इज टोटली इनसिग्निफिकेंट। और आप बाकी ये सब पॉइंट भी रीड कर सकते हैं, इट इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट। दिस कंप्लीट्स कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इतना बड़ा नाम, बहुत ही शानदार। कार्ल पियर्सन जिन्होंने डिराइव किया था, प्रोडक्ट मोमेंट इनका मेथड है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट नाम है आर। क्या रैंक कोरिलेशन में चले एवरीबॉडी? नेक्स्ट टॉपिक में चले, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये एक स्पीयरमैन नाम का आदमी था, प्रोफेसर, ये था चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, जिन्होंने इसको डिराइव किया था। जो स्पेसिफिकली क्या किए मालूम? जब कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी आया, जैसे कि आपको मैं बताता हूं क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर का मतलब क्या हुआ भैया? क्वालिटेटिव मेजर का मतलब हुआ जब मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ा कोई दो क्वालिटी के ऊपर, जैसे डांस, म्यूजिक, ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, एवरीथिंग, इन सब चीज के ऊपर अगर मैं रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहूं तो उसको बोलाते हैं रैंक कोरिलेशन। से वो निकलता है कि पहले इन सब क्वालिटी को रैंक दीजिए। जैसे आप देखते हैं ना डांस शोज में भी यही होता है
जज क्या करते हैं, जज रैंक देते हैं कि यार मैं इसको 10 में 8 दूंगा इसके परफॉर्मेंस में, एक जज देता है 10 में 9 और एक जज देता है 10 में 10, तो इसका डेविएशंस निकालेंगे और उस हिसाब से कोरिलेशन निकालेंगे कि इन जज जो इनको रैंकिंग दिए हैं उनका क्या कोरिलेशन है, मतलब वो आइटम डांस के हिसाब से उसका जो प्रैक्टिस के हिसाब से जो रिलेशन निकला, ये डांस अच्छा किया का रीजन क्या है कि इसने अच्छा प्रैक्टिस करके आया, वो सब किया, तो उनके बीच का रिलेशन निकालने के लिए रैंक्स लिया जाता है। अब रैंक आया डांस का, दूसरे तरफ मैंने रैंक क्या लिया, सपोज सिंगिंग का, कि 10 में इसका सिंगिंग में 7 है, 10 में इसका सिंगिंग में 8 है और 10 में एक आदमी ने भी 8 दिया। तो अब इनके बीच के क्या निकाले, सेम जजेस के बीच का अपने क्या निकाले, कोर रैंक का डिफरेंस, और उसके बाद देखे कि ये ज्यादा पास है कि दूर है। तो ये हुआ एक तरीका। इतना लॉजिक ही आपके लिए काम का है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो काम का नहीं है। तो फॉर्मूला इज दिस विच इज वेरी सिंपल, आर इज इक्वल्स टू क्या बोला फॉर्मूला, 1 - 6 समेशन ऑफ DI स्क्वायर बाई n इंटू n स्क्वायर -1। n मतलब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों का रैंक जितना बार मिला है, मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है, और DI मतलब क्या हो गया भैया, डेविएशंस बिटवीन द टू रैंक्स, उसका स्क्वायर कर देना। 6 तो पता ही आपको 1 - ये भी +- 1 के बीच में ही, -1 और 1 के बीच में ही लाई करता है, इंक्लूसिव ऑफ -1 एंड 1। ठीक है, अब देखो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी 3 डिफरेंट केसेस, वेयर रैंक आर नॉट गिवन, वेयर रैंक आर गिवन, वेयर रैंक आर इक्वल। रैंक आर गिवन, रैंक आर नॉट गिवन, रैंक आर इक्वल। तो रैंक आर नॉट गिवन तो अपने को रैंक देना होगा और फिर कैलकुलेट करना होगा, बट आपके सिलेबस में बड़ा सम सब है नहीं, आपको रैंक दे देगा या आपको तो समेशन DI स्क्वायर दे देगा, तब आप निकाल लोगे तो पुट करके n बता देगा, DI स्क्वायर बता देगा, आपको सिर्फ वैल्यू में पुट करके निकालना है। ठीक है, और रैंक गिवन है तो छोटा हो जाएगा, और रैंक अगर रिपीटेड है तो कैसे रैंक निकलता है, अगर 2 रैंक सेम होता है तो रैंक 3.5 बन जाता है, और अगर तीनों रन का रैंक सेम है तो वही 3rd, 4th, 5th का रैंक कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए क्या होता है ना, अगर कोई 2 रैंक सेम होता है तो देयर इज अ टेंडेंसी कि लोग को समझ में नहीं आता है कि हम रैंक क्या दे। जैसे 1 के बाद 2 और 3 में 2 जन है तो क्या होता है, 4th रैंक किसी को नहीं मिलेगा, सीधा 5th रैंक में जंप करेंगे, बट 4th रैंक की जगह जो दोनों को 3 दे, 4 दे, से अच्छा 3.5 दो। वैसे ही 3 जन का रैंक सेम है, 3, 4, 5, तो सबको 4th रैंक दे दो और फिर सीधा 6th रैंक से स्टार्ट करो। उस हिसाब से फॉर्मूला डिराइव हुआ, नॉट नीडेड इतना बिग फॉर्मूला, नॉट नीडेड। आपको ये सिंपल वाला फॉर्मूला याद रखना है, व्हेन रैंक आर गिवन और वो सेम नहीं है, केस 2 वाला, ये वाला। दिस कंप्लीट्स कोरिलेशन का डिस्कशन। भैया व्हाट अबाउट कॉन्करेंट डेविएशन, आपकी किताब में है नहीं, मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं। अब अपने को रिग्रेशन पढ़ना है। रिग्रेशन का बहुत ही छोटा पार्ट है आपके सिलेबस में, सीएमए। बेसिकली बहुत ही कम बात होता है रिलेशन में, ऐसे भी रिग्रेशन में, सॉरी रिग्रेशन अगर समझना हो तो बहुत आसान बात। क्या भैया, जैसे मैंने अभी आपको बोला, अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो वैल्यू निकालना बहुत आसान, बट अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, ऐसे दूर दूर है वैल्यूज, तो मेरे को इस x पे y का वैल्यू पता है, इस x पे y का वैल्यू पता है, इस x पे y का वैल्यू पता है, बट व्हाट अबाउट दिस वैल्यू। मतलब अगर ये x मैं बोलूं, इस पे y की क्या वैल्यू है वो मैं बता नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोई y का वैल्यू नहीं। इसको बताने के लिए मेरे को एक लीनियर रिलेशनशिप चाहिए, ताकि मैं एक अननोन वैल्यू पे आंसर निकाल सकूं। मतलब एक x जिसका वैल्यू नहीं पता, उसका वैल्यू निकाल सकूं, यानी एक अननोन वैल्यू के लिए रिलेशन स्टैब्लिश कर सकूं। जैसे अगर आप सिंपल डायग्राम देखेंगे या सिंपल वैल्यू समझेंगे तो मैं आपको इससे समझा सकता हूं। ये देखिए, जैसे ये
10 पे दिया है, 6 पे दिया है, 9, 10, 12, 13, 11, 9। चलो हमको निकालना है 2 पे। टू 4 9 5 1 1। अगर 2 पे निकालना हो तो x2 क्या होगा, उसके लिए वी नीड अ लीनियर रिलेशनशिप। तो उस लीनियर रिलेशनशिप को बनाने में मदद करता है रिग्रेशन। रिग्रेशन 2 तरीके का हो सकता है, एक y ऑन x और एक x ऑन y। मतलब भैया जब y x पे डिपेंड करे और जब x y पे डिपेंड करे। तो इट कैन बी 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन, y ऑन x एंड x ऑन y। ये दोनों ध्यान रखना है आपको। अब y ऑन x और x ऑन y होगा तो 2 रिग्रेशन लाइन आएंगे, रिग्रेशन लाइन y ऑन x और रिग्रेशन लाइन x ऑन y। कैलकुलेट करने का तरीका 2 है, या तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेथड जो स्केल से होता है, जो आपके काम का नहीं है और जनरली यूज भी नहीं होता, और दूसरा मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर का मतलब होता है एरर्स का स्क्वायर को मिनिमाइज करना। एरर्स मतलब हो गया इन दोनों के बीच का गैप, इनको स्क्वायर करके ऐड करके इनको मिनिमाइज करने के लिए वी रिक्वायर नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन, जिससे अपना कैलकुलेशन डिराइव हुआ क्या, जिससे अपना कैलकुलेशन डिराइव हुआ क्या कि भैया अपना रिग्रेशन लाइन बन गया दोनों, y ऑन x भी और x ऑन y भी। रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज इक्वल्स टू a y on x plus b y on x into x, and regression line where y is equals to this. Regression line xy is equals to x is equals to a x on y plus b x on y y. अब अगर आपको मैं कोई भी x दूं आप कोई भी y निकाल सकते हैं, एंड साइमल्टेनियसली कोई भी y दूं तो कोई भी x निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग कि कौन इंडिपेंडेंट और कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर सम्स में बोल दिया ए बी है, जिधर ए का प्राइस निकालना है बी का बता दिया, इसका मतलब बी एक्स है और ए वाई है। बट ऑन दी अदर एंड अगर ऐसा दे दे कि ए का प्राइस बता दिया, बी का निकालना है, तो बी वाई हो जाएगा और ए एक्स हो जाएगा। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला खेला। तो इस तरीके से 2 रिग्रेशन लाइन निकलते हैं कोई भी के, एक्स ए और बी के बीच में। एक बार ए जब बी पे डिपेंड कर रहा है, एक बार जब बी ए पे डिपेंड कर रहा है। Sir, I have taken no tuition in CA Foundation. I have done exercise sums of books for statistics. Then can I score full 40 marks? आप CA Foundation के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ इंस्टीट्यूट का बुक सॉल्व करके नहीं चलेगा, आपको और भी करना होगा प्रैक्टिस स्कैनर। अब इधर a y on x और b y on x, a x on y और b x on y का वैल्यू होता है, जिधर इन दोनों को बुलाते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इन दोनों को बुलाते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो b y on x का फॉर्मूला होता है अपना r कोरिलेशन कोएफिशिएंट hd of y by hd of x, और b x on y का होता है r hd of x by hd of y, जो पहले वो पहले। ठीक है, अगर b y on x और b x on y आ गया, एक काम कीजिए दोनों को इनटू कीजिए। तो इनटू करने से देखिए ये गया, ये गया, आर स्क्वायर आ गया, तो रूट ले लीजिए, तो क्या आ गया, आर आ गया। यानी r इज इक्वल्स टू रूट बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई, विच मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो ऊपर लिखा हुआ था, जो अपने स्किप करके आए थे, याद है? मैंने कहा था आपको एक पॉइंट है जो अपने स्किप करते हुए आ रहे हैं, वो ये वाला 7th नंबर पॉइंट, r इज इक्वल्स टू बी एक्स ऑन वाई इंटू बी वाई ऑन एक्स का रूट, यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट। भैया प्लस माइनस साइन का क्या मतलब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। जो अब मैं बोलूंगा वो बड़ा गौर से सुनिएगा। अगर बी वाई ऑन एक्स पॉजिटिव है ना, तो बी एक्स ऑन वाई कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये भी पॉजिटिव होगा, वैल्यू चेंज हो सकता है। वैसे बी एक्स ऑन वाई, अगर वाई ऑन एक्स नेगेटिव है तो बी एक्स ऑन वाई भी नेगेटिव होगा, यानी इट कैन नॉट बी कि इन दोनों का साइन कभी अलग हो, दे विल बी ऑफ ऑलवेज सेम साइन। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो आर नेगेटिव। ठीक है, दोनों नेगेटिव है मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो उसको दर्शाने के लिए आर भी नेगेटिव लाना होगा, तो ब्रैकेट रूट के बाहर नेगेटिव साइन लेते हैं। कब? जब दोनों नेगेटिव है।
जब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन। भैया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। अगर ये दोनों का R 1 आ रहा हो तो मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे एकदम कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो 1 आ जाएगा, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है और R भी 1 है। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से ना बोल के ये बोल दूं दोनों का स्लोप जो है सेम होगा। ओके, तो R 1 आता है। ये कब होता है? व्हेन देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन। और नेगेटिव भी होगा जब दोनों अगेन कोइंसाइड करेगा नीचे की तरफ, दोनों नेगेटिव एकदम एक दूसरे के ऊपर आ रहा है तो R इज नेगेटिव -1 नीचे की तरफ, R इज +1 जब क्या दोनों कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे में, मतलब लाइन एकदम सेम जा रहा है। भैया लाइन सेम नहीं जा रहा है, एक बढ़ रहा है तो आपने कहा दूसरा भी बढ़ेगा, बट एकदम इसके ऊपर से नहीं, थोड़ा हल्का ऐसे या थोड़ा हल्का ऐसे, तो कहीं तो वो मिलेंगे। वो जहां मिलते हैं उसको x बार y बार बुलाते हैं, मतलब द टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड्स एट x बार y बार, मतलब मीन पे। और उस वजह से ही b x on y और b y on x का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो a y on x और a x on y का फॉर्मूला क्या होता है भैया? a y on x का फॉर्मूला होता है y बार माइनस b y on x x बार, और a x on y का फॉर्मूला होता है x बार माइनस b x on y y बार। वेरी सिंपल टू मेमोराइज। ओके, बहुत ही आसान। तो आपको होपफुली a y on x, a x on y, b y on x, b x on y समझ में आ गया। उसको इधर पुट कर दीजिएगा, दो रिग्रेशन लाइन आ जाएगा। रिग्रेशन लाइन का प्रॉपर्टीज क्या क्या बोला कि दोनों का इंटू करके रूट लेने से R आता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। दोनों पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो वो भी पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसीलिए तो मैंने कहा कि दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर एकदम कोइंसाइड कर रहे हैं तो या तो R +1 या तो -1। भैया एकदम ऐसे हो परपेंडिकुलर, मैंने क्या कहा हो ही नहीं सकता, मतलब देयर इज नो कोरिलेशन, R इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको x बार y बार बोलते हैं। ठीक है, फ्री हैंड मेथड को बेस्ट फिट मेथड लाइन बोलते हैं, बेस्ट फिट लाइन मेथड। और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अपने कर लिए। फ्री हैंड मेथड बहुत आसान है, डॉट 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 से एक स्ट्रेट लाइन बना देना। ये प्रूफ आपके काम का नहीं है, मैंने आपको फॉर्मूला अल्टीमेटली करवा दिया कि क्या फॉर्मूला होता है। अज्यूम मीन काम का नहीं। और देखते हैं कहीं कुछ प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है क्या आपकी किताब में जो मैंने पढ़ाया। हाँ, ये रहा प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बोला वो ये रहा, फिर यही वाला बात बोला, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। ये काम का नहीं है 4। इफ ये है तो ये भी बता दिया। अच्छा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। स्केल पे डिपेंड करता है बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई, बट ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता। स्लोप है, ऑब्वियसली स्केल पे तो डिपेंड करेगा। ओके ओके, ये भी बता दिया 4th नंबर पॉइंट। कोइंसाइड वाला पॉइंट भी बता दिया। स्प्यूरियस भी बता दिया। बस कंप्लीट है, इट्स ऑल ओवर।
दिस कंप्लीट्स कोरिलेशन एंड रिग्रेशन डिस्कशन गाइस। समझ में आया आपको कोरिलेशन रिग्रेशन एवरीबॉडी? It's been 1 hour we are studying. Hopefully correlation regression एकदम क्लियर है सबको। चलिए कल प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करेंगे और परसों को दोनों का प्रैक्टिस सेशन। ओके चलिए बाय बाय।